नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के 15th लेक्चर में आपका स्वागत है। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डाउट मैं एड्रेस कर देता हूं। कुछ लोगों ने कहा जैसा प्रोविज़न यूट्यूब में होता है, यूट्यूब पर वीडियो देखते वक्त हम वीडियो की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक ऑप्शन होना चाहिए ताकि वीडियो को देखते वक्त हम स्पीड इंक्रीज़ कर सकें और रिवीजन भी आसानी से कर सकें। ऐसा प्रोविज़न है। यहाँ पर देखो, टाइमिंग के बराबर में ये जो ऑप्शन है, यहाँ से आप सिलेक्ट करके वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल के द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ लॉ को। सबसे पहले हम कंटेक्स्ट की बात करते हैं। किस कंटेक्स्ट में एरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी ऑफ लॉ दी? कंटेक्स्ट देखो ये था प्लेटो का फिलोसफर किंग का कंसेप्ट। प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ खत्म कर दो, सिर्फ नॉलेजेबल पर्सन को रूलर बना दो। फिलोसफर किंग का कंसेप्ट क्या है प्लेटो का? यही तो है, वो पर्सन जिसकी सोल में रीजन डोमिनेट करता है, जिसके पास नॉलेज है, उसको रूलर बना दो। उसके बाद स्टेट में ना तो किसी लॉ की जरूरत है, ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। यहाँ पर प्लेटो की जो स्टेटमेंट्स हैं जो आप आंसर में यूज कर सकते हो। प्लेटो ने कहा था लॉ ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी माइटियर देन नॉलेज, मतलब लॉ नॉलेज से पावरफुल कभी भी नहीं हो सकता। और दूसरी स्टेटमेंट जो आप इस्तेमाल कर सकते हो आंसर में वो ये है, प्लेटो ने कहा था इट विल बी फूलिश टू लिमिट द एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन। मतलब अगर देखो कोई एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट डॉक्टर है, उसको ये बोलना कि आप जो भी प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हो, जो भी प्रिस्क्राइब कर रहे हो पेशेंट को, पहले मेडिसिन की किताब में देख लीजिए, उसके बाद आप प्रिस्क्राइब कीजिए। प्लेटो के अनुसार ये मूर्खता है, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में एक्सपर्ट है तो उसे मेडिसिन की किताब देखने की क्या जरूरत? अच्छा आप बताइए, समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमारे देश में कोई बहुत ज़्यादा फेमस वकील या फिर बहुत ज़्यादा फेमस कोई जज है, जिसको संविधान की सारी नॉलेज है, ना सिर्फ इंडिया के संविधान की बल्कि दूसरे देशों के संविधानों की भी नॉलेज है और एक्स्ट्रा नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। क्या आप चाहेंगे हमारे देश के संविधान को ख़त्म कर दिया जाए और उस पर्सन को जिसको ये सारी नॉलेज है, ना सिर्फ हमारे संविधान की बल्कि दूसरे देशों की संविधानों की और एक्स्ट्रा नॉलेज भी, उस पर्सन को हमारे देश का रूलर बना दिया जाए? क्या आप चाहोगे ऐसा हो जाए? निश्चित रूप से आप ऐसा नहीं चाहोगे। आपका तर्क ये होगा, एक पर्सन को चाहे वो कितना ही नॉलेजेबल हो, कितना ही एथिकल हो, उसके अंदर कितना ही रीजन डोमिनेट करता हो, एक पर्सन को इतनी ज़्यादा पावर देना ठीक नहीं है। आप ये भी कहोगे संविधान को बनाया गया है बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव विजडम की सहायता से। याद कीजिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कितनी ज़्यादा डिबेट्स हुई थी, हमारे संविधान निर्माताओं ने कितने सारे कॉन्स्टिट्यूशंस, दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा था, तब जाके उन्होंने हमारा संविधान बनाया। आप ये भी बोलोगे संविधान और जो लॉज हैं वो टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन हैं, सदियों से चले आ रहे हैं और ना जाने कितने लोगों की विजडम अटैच्ड है जो फिलहाल हमारे देश में कानून है या फिर संविधान है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में रूल कर रहे थे, उस समय एजुकेशन से संबंधित किस प्रकार का कानून आया? वुड्स डिस्पैच आया, बाद में हंटर कमीशन आया, लॉर्ड कर्जन के दौरान भी यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया था। धीरे धीरे करके एजुकेशन से संबंधित जो लॉज हैं वो इवोल्व हो रहे हैं। अंत में जाके 2009 में आया राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो देखो ऐसा नहीं, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो वैसे ही आ गया, हवा में आ गया। आज़ादी से पहले भी एजुकेशन से संबंधित जो कानून थे वो धीरे धीरे इवोल्व करते गए और अंत में 2009 में आया राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी फ्री कंपलसरी एजुकेशन। कहने का एसेंस क्या हुआ? एजुकेशन से संबंधित जो 2009 का कानून है, उस कानून में न जाने कितने पर्सन्स की विजडम जुड़ी है। एरिस्टोटल ने देखो यही सब बातें बोली। एरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी ऑफ लॉ दी प्लेटो के फिलोसफर किंग के कंसेप्ट को क्रिटिसाइज करते हुए। प्लेटो की तरफ से कहा गया लॉ इज ए रीजन विदाउट पैशन। इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा। एरिस्टोटल की तरफ से कहा गया लॉ इज रीजन विदाउट पैशन। प्लेटो की तरफ से क्या कहा गया? जिसके सोल में
रीजन डोमिनेट कर रहा है उसे रूलर बना दिया जाए। एरिस्टोटल का कहना था ला एक प्रकार से रीजन ही है, जो काम ला का है वही रीजन का है। ला भी जनता को बताता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है। उसी प्रकार से रीजन भी लोगों को बताता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस फर्क इतना है, रीजन प्रेजेंट होता है सोल में, आत्मा में, और ला प्रेजेंट होता है बुक में। यानी अगर हम कहें ला इज आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ रीजन तो गलत नहीं होगा। कहने का एसेंस ये है रीजन का जो बाहरी रूप है वो ला है। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिएगा, एरिस्टोटल ने अभी तक क्या कहा, ला को खत्म नहीं करना चाहिए, ला टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन है, ला और रीजन सेम है। लेकिन एरिस्टोटल की तरफ से एक इंपॉर्टेंट बात ये बोली गई, ला का एक एडवांटेज भी है रीजन के ऊपर। एडवांटेज ये है ला इज रीजन माइनस पैशन। अगर रीजन में से हम पैशन घटाते तो वो है ला। एग्जाम्पल समझिए, देखो वैसे तो प्लेटो का जो फिलोसफर किंग का कंसेप्ट है, फिलोसफर में रीजन डोमिनेट कर रहा है, लेकिन कोई गारंटी थोड़ी है। कल को ऐसा भी हो सकता है एपिटाइट ज़्यादा हो जाए, यानी रीजन के बजाय पैशन डोमिनेट करने लगे। लेकिन ला में ऐसा कुछ नहीं होता, ला तो ला है, ला में कोई पैशन नहीं है। हमारे संविधान में जो बातें लिखी हैं वो वैसी ही रहेंगी, पैशन कुछ नहीं है। लेकिन अगर नॉलेजेबल पर्सन रूल करेगा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रीजन है, ऐसा भी हो सकता है कल को वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आके बहुत ज़्यादा खुशी में फैसला ले और रीजन इस्तेमाल ना करे, उसकी एपिटाइट उस पर हावी हो जाए। इसीलिए ये बोला जाता है ला इज रीजन माइनस पैशन। ये बात एरिस्टोटल ने बोली। एरिस्टोटल देखो अपनी अप्रोच में फंक्शनलिस्ट थे। आपको पता है एरिस्टोटल इंस्टीट्यूशंस की यूटिलिटी देखा करते थे। उन्होंने स्लेवरी की यूटिलिटी देखी और कहा नहीं, स्लेवरी को बंद नहीं करना चाहिए। उन्होंने फैमिली की यूटिलिटी देखी और क्रिटिसाइज किया प्लेटो को, फैमिली को एबोलिश करना ठीक नहीं है। उसी प्रकार से एरिस्टोटल ने ला की, कॉन्स्टिट्यूशन की यूटिलिटी देखी और कहा ला को और कॉन्स्टिट्यूशन को एबोलिश नहीं करना चाहिए। एरिस्टोटल ने कहा कॉमन सेंस देखो ये है, रूल ऑफ लॉ से जब काम चल रहा है तो किसी दूसरे सिस्टम की आवश्यकता क्या है। एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ लॉ वैसे देखो हमें एक बात ये भी बताती है, एरिस्टोटल फोकस करते थे बेस्ट प्रैक्टिकेबल पे, यानी वो चीज़ जो बेस्ट तो हो लेकिन प्रैक्टिकल भी हो, जबकि प्लेटो फोकस करते थे सिर्फ बेस्ट पे। एरिस्टोटल ने कहा प्लेटो को कि सर जी आपका जो फिलोसफर किंग का कंसेप्ट है ये आइडियल है, बेस्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। आप ये इंश्योर नहीं कर सकते। कोई ऐसा पर्सन आप कहाँ से ढूंढ के लाओगे कि पूरी जिंदगी उसके सोल में सिर्फ रीजन ही डोमिनेट करे। ह्यूमन बीइंग का नेचर ऐसा होता नहीं है, ये यूटोपिया है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जा सकता है प्लेटो ने भी अपने आगे वाली बुक में जिसका नाम था द लॉज, इस बात को माना फिलोसफर किंग का जो कंसेप्ट है वो यूटोपिया है। प्लेटो ने अपनी द लॉज बुक में रूल ऑफ लॉ की इंपॉर्टेंस को भी माना। इसीलिए ये कहा जाता है पॉलिटी जिस पर एरिस्टोटल ने फोकस किया, पॉलिटी जो एरिस्टोटल के लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट है। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस की एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ लॉ। एरिस्टोटल हमारा समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थिंकर मैकियावेली। प्लेटो डिस्कस कर लिया हमने, एरिस्टोटल डिस्कस किया, अब तीसरे थिंकर की बारी है मैकियावेली। सबसे पहले हम मैकियावेली के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे सरकमस्टांसिस क्या थी मैकियावेली के जीवन काल के दौरान, यानी किन परिस्थितियों में उन्होंने अपना काम किया। परिस्थितियों का अगर हमें पता हो तो हमें ये समझ में आ जाता है मैकियावेली ने जो कुछ लिखा है वो क्यों लिखा है। उसके बाद हम मैकियावेली के बेसिक विचारों को डिस्कस करेंगे और फिर एक एक करके जो भी थ्योरीज दी गई हैं मैकियावेली के बारे में उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक लाइफ। मैकियावेली का जन्म होता है फ्लोरेंस, इटली में। कब? 3 मई 1469 को। डेथ होती है 21 जून 1527। मैकियावेली का जन्म काफ़ी अमीर फैमिली में हुआ था। इनके परिवार के काफ़ी सदस्य पब्लिक ऑफिस में थे, बड़े पदों पर। मैकियावेली के जीवन काल में
रूल था उस समय फ्लोरेंस में मेडिची फैमिली का। यहाँ पर देखो, जब छोटे थे मैकियावेली तो उस समय पियरो डी मेडिची का रूल था, लेकिन बाद में लोरेंजो डी मेडिची का रूल इस्टाब्लिश हुआ। मैकियावेली काफ़ी ज़्यादा वफादार थे मेडिची फैमिली के प्रति। जब 1494 में फ्लोरेंस में मेडिची फैमिली का रूल हट गया, 4 सालों के लिए रिपब्लिकन गवर्नमेंट आई, 1494 से लेके 1498 तक। चूँकि मैकियावेली वफादार थे मेडिची फैमिली के प्रति, इसलिए मैकियावेली को भी अयोग्य करार दे दिया, आप कोई भी पब्लिक ऑफिस फिलहाल एडोप्ट नहीं कर सकते। लेकिन 1498 में फिर से रूल आया मेडिची फैमिली का। इसके बाद मैकियावेली को सेकंड चांसलर ऑफ रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस अपॉइंट किया गया। अगले 14 सालों के लिए मैकियावेली ने काम किया पब्लिक व्यू में, काफ़ी सारे देशों में एज ए एनवॉय काम किया। लेकिन 1512 में फिर से पॉलिटिकल उठापटक होती है फ्लोरेंस में, और 1 साल के लिए इनको जेल में डाल दिया जाता है मैकियावेली को। 1 साल के बाद 1513 में इस शर्त पर छोड़ा जाता है कि पॉलिटिक्स से अब रिटायर हो जाएंगे मैकियावेली। उन्होंने ऐसा ही किया। तो 1513 के बाद 2 बुक्स लिखी जाती हैं मैकियावेली के द्वारा। दोनों में से मेन बुक है द प्रिंस। प्रिंस बुक में मैकियावेली एडवाइस देते हैं मेडिची फैमिली के प्रिंस लोरेंजो डी मेडिची को। एडवाइस इस प्रकार से होती है कि प्रिंस को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे सत्ता में आया जा सकता है, कैसे सत्ता को बरकरार रखा जा सकता है, प्रिंस में किस प्रकार के गुण होने चाहिए। तो कहा यह जाता है उन सभी मेहनती लोगों के लिए जो पावर में आना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं, ये बुक काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूसरी बुक है मैकियावेली की डिस्कर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टाइटस लिवियस। ये बुक ज़्यादा फेमस नहीं है, नाम भी नहीं याद रखोगे तो चलेगा, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो फोकस रहेगा हमारा वो इसी बुक पर रहेगा, और इसी बुक में मैकियावेली की मेन बातें हैं। मैकियावेली की द प्रिंस बुक को स्टेट क्राफ्ट की दुनिया में बेस्ट बुक भी कहा जाता है। ये एक प्रकार से मैनुअल है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी प्रशासन कैसा चलाया जाए उसके लिए ये बुक एक प्रकार से मैनुअल है। तो इस प्रकार से हमने बेसिक बातें डिस्कस की मैकियावेली के जीवन के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे मैकियावेली के जीवन काल के दौरान परिस्थितियाँ कैसी थी, सर्कमस्टांसिस कैसी थी। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, मैकियावेली संबंध रखते थे द रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस से, जो आज के समय में इटली में है। उस समय देखो इटली डिवाइडेड था 5 पार्ट्स में। ये 5 पार्ट्स जिनमें इटली डिवाइडेड था: द किंगडम ऑफ नेपल्स इन द साउथ, द डची ऑफ मिलान इन नॉर्थ वेस्ट, एरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वेनिस, द रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस जिसके थे मैकियावेली, और सबसे लास्ट में पेपल स्टेट इन द सेंटर। इटली इंटरनली डिवाइडेड था, एकजुट नहीं था, यूनिफाई नहीं था, इसलिए बाहरी थ्रेट का यानी एक्सटर्नल थ्रेट का खतरा काफ़ी ज़्यादा था। हमेशा डर लगता रहता था बाहर का कोई राजा 5 छोटे छोटे राज्यों पर कब्जा ना कर ले। तो मैकियावेली चाहते थे इटली का यूनिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन उस समय जो पोप थे यानी चर्च का जो इंस्टीट्यूशन था वो नहीं चाहता था 5 पार्ट्स में डिवाइडेड इटली का किसी प्रकार से यूनिफिकेशन हो। तो मैकियावेली इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। वो काइंड ऑफ आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं चर्च को। देखो उस समय इटली में 2 पोल्स हुआ करते थे पावर के, एक चर्च और दूसरा एम्पायर, मतलब जो भी राजा था। आज के समय में कैसा होता है, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स में आपको पता है आज के समय में सरकार जो भी डिसीजन लेती है उसमें धर्म का कोई रोल नहीं होता, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था। मैकियावेली पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च का कंसेप्ट दिया, मतलब स्टेट
चर्च के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा और चर्च स्टेट के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये जो है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च, इसे ही कहा जाता है यूरोपियन सेकुलरिज्म। इस वजह से मैकियावेली को फादर ऑफ यूरोपियन सेकुलरिज्म भी माना जाता है। इसके अलावा देखो, मैकियावेली के जीवन काल के दौरान सोसाइटी भी काफ़ी ज़्यादा करप्ट थी। नए नए पॉलिटिशियंस इमर्ज होकर आ रहे थे और उनका एकमात्र मकसद होता था किसी न किसी प्रकार से सत्ता पर काबिज होना। वो जनता के हितों के बारे में नहीं सोचते थे। इवन चर्च में भी काफ़ी ज़्यादा करप्शन देखने को मिल रहा था उस समय। तो इन सब सरकमस्टांसिस से मैकियावेली काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। वो चाहते थे कि उनकी मातृभूमि अपनी खोई हुई ग्लोरी को फिर से हासिल करें। जब वो एज ए एनवॉय काम कर रहे थे तो एक कॉन्फ्रेंस में उनको निहिलो कहा गया, यानी मिस्टर जीरो कहा गया। इससे उनकी भावनाएं काफ़ी ज़्यादा आहत हुई थी। इवन मैकियावेली को फिलोसफर्स में से सबसे ज़्यादा पैट्रियोट कहा गया है, यानी जितने भी फिलोसफर हुए हैं सबसे ज़्यादा देशभगत थे मैकियावेली, ऐसा कहा जाता है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा। उनके पास रियल टाइम एक्सपीरियंस था क्योंकि उन्होंने एज ए इन्वॉय काफ़ी सारे कंट्रीज़ में काम किया था, एज ए डिप्लोमेट काम किया था। तो उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था, रियल टाइम एक्सपीरियंस, वास्तव में रियलिटी में चीज़ें होती कैसे हैं। और यही अपना वो रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपनी बुक द प्रिंस में। और इसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैकियावेली प्रिंस को एडवाइस देना चाहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, इससे फ़ायदा होगा, ये आपको अवॉइड करना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से हमने मैकियावेली के जीवन काल के दौरान परिस्थितियों को समझा। लेकिन 3-4 चीज़ें अभी और भी हैं। जैसे कुछ लोग मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कहते हैं। डिफरेंस क्या है मेडिएवल ईरा में और मॉडर्न ईरा में? कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि मैकियावेली के जीवन काल के समय फ्यूडलिज्म का युग खत्म हो रहा था और कैपिटलिज्म आ रहा था। नेशन स्टेट का कंसेप्ट भी इमर्ज हो रहा था। ये सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम कल समझेंगे। अभी एक्चुअली मुझे कहीं जाना है, तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।